पहले चैप्टर से ही हम चार्ज के पीछे पड़े। याद कीजिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, जो फिजिक्स की एक ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज आपका क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या होता है, एट रेस्ट। जब वो रेस्ट पे होता है तो उसको लेके हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना देता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना देता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सब बातें हमने पहले 2 चैप्टर में पढ़े थे, जहाँ हम चार्ज को रेस्ट पे कंसिडर कर रहे थे। फिर हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया। 3rd चैप्टर का नाम था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमने चार्ज को क्या कर दिया, मोशन में लेके आ गए। चार्ज को दौड़ाना शुरू किया और चार्ज जब दौड़ा तो हमने क्या देखा, वो करंट बनाना शुरू किया। फिर उसको लेके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई तो करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट को लेके पढ़े थे। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और आगे अगर अपन चलें तो अब क्या करना है मुझे, अब एक चीज़ और नोटिस की हमने, जो आपके साइंटिस्ट थे, तो जो चार्जेस थे, तो देखिए एक चीज़ हमने क्या नोटिस की कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसका मतलब वो दूसरे चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब हम चार्ज को मोशन में लेके आ जाएंगे तो हमारा चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज जब मोशन में होता है तो करंट बनाता है, और हमने ये नोटिस किया था, 10th क्लास के लेवल पे पढ़ा भी था कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट बनती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे एक सिंपल बार मैग्नेट जो आपने सुन रखा है, देख रखा है, एक नॉर्थ साउथ पोल के चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता नहीं बनता है, वैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है वो आपने सब पढ़ा है। राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से निकालते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड से निकालते हैं। ऐसे बहुत से तरीके आपने 10th क्लास में पढ़ा है। यानी मोशन होने से क्या होता है, करंट बनती है, और करंट बनने से हम क्या देख रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, यानी अब आपसे अगर कोई पूछे, जिसको 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब आपसे कोई पूछे कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मुझे सोर्स बताइए मैग्नेटिक फील्ड के, तो आप क्या कहोगे, एक तो सिंपल बार मैग्नेट या कैसा भी मैग्नेट हो, आर्टिफिशियल या आपका नेचुरल मैग्नेट हो, उनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और 10th क्लास के लेवल पढ़ लिया। यहाँ फिर से हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अगर एक वायर में करंट फ्लो करते हो तो उसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी अब आपके पास 2 सोर्स हो चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले, एक तो नेचुरल मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट, सिंपल जिसको अपन मैग्नेट बोलते हैं। दूसरा कौन है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर। एक वायर ले लीजिए जिसमें करंट फ्लो कीजिए और उसके पास आयरन फाइलिंग लेके आओगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में सेट हो जाती है, जो एक्टिविटी अपन ने 10th क्लास में भी देखी थी। आगे समझ में। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड, तो अब अगर चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये ध्यान रखना। और जब वो चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अब वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। यानी अगर आपको एक ही चीज़ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और उसी चीज़ से आपको मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चार्ज लेना पड़ेगा। अगर उसको आप रेस्ट पे रखते हो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देगा, और उसको आप मोशन में लेके आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। ठीक है, तो इसलिए हम चार्ज को मोशन में लाके करंट बनाते हैं, और करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो हम किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना।
तो अब शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से साइंटिस्ट ने ये नोटिस ज़रूर किया था, उनमें से सबसे ज़्यादा नाम आता है ओरेस्टेड का। ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, मे बी डच साइंटिस्ट थे ये, क्योंकि हमें अब फिजिक्स की हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओरेस्टेड एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। सबसे पहले देखो, उनके एक्सपेरिमेंट से पहले तक हम तो यही कंसिडर करते थे, पूरी दुनिया में एक जो साइंस की कम्युनिटी थी वो यही मानती थी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म एक डिफरेंट टॉपिक है पूरा का पूरा, और इलेक्ट्रिसिटी उससे बिल्कुल अलग है, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ या उस टाइम के जो साइंटिस्ट ने वर्क किया, उससे ये एक कनेक्शन उनके बीच में बनता हुआ दिखा, और उसको लेके फिर आगे बहुत ज़्यादा काम हुआ, और आज हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। आज आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है हमें, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण ही मिल रही है। ठीक है, जो एसी करंट आप यूज़ कर रहे हो घर में, और भी आपके एनर्जी के बहुत सारे यूज़ डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। ठीक है, तो अब ओरेस्टेड क्या है, उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे मान लो एक स्टोरी ले लो आप, ऐसे मान लो कि सब थोड़ा जल्दी और थोड़ा इजी याद रहने में रहेगा। जैसे मान लो कि सिंपल एक साइंटिस्ट थे, तो अपनी लैब में काम कर रहे थे। अब वो लैब में काम कर रहे, तो लैब में पता ही आपको फिजिक्स की लैब है, तो वायर्स होंगे चारों तरफ, टेबल पे ये कनेक्शन कर रखा है, वो कनेक्शन कर रखा है। ठीक है, और मान लीजिए वहीं पे क्या था कि एक कंपास रखा हुआ था। कंपास कौन सा, वो डायरेक्शन दिखाने वाला। ठीक है, डायरेक्शन के लिए आता ना, वो मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा, फिजिक्स की लैब में भी देखा होगा, या जनरल आपके घर में भी मिल जाता होगा ऐसा कंपास, जिसके ये नॉर्थ और ये साउथ मेंशन रहता है। ऐसा एक कंपास रखा हुआ था। ठीक है, अब वो जनरल रखा हुआ है, तो वो जो अभी क्या है, वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल जो है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करके रखा हुआ है। अब वो क्या होता है, वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, ये फैक्ट नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर सपोज मान लीजिए कि क्या होता है कि अब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मान लो करंट फ्लो होती है, वो क्या नोटिस करते हैं कि जो उनका कंपास रखा हुआ था, जो सिंपल नॉर्थ और साउथ की तरफ अपने आप को अलाइन कर रखा था, सडनली क्या हुआ, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। जैसा होना चाहिए था, जो नॉर्थ डायरेक्शन में उसका ये पार्ट होना चाहिए था, वो पार्ट अब वहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि या तो अर्थ का नॉर्थ शिफ्ट हो गया है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, या फिर आसपास कोई मैग्नेट होगा। भी उसके दिमाग में उस टाइम यही आया होगा कि आसपास कोई मैग्नेट होगा, कोई मेरे जेब में मैग्नेट डला होगा, या पास में कोई मैग्नेट रख दिया किसी ने लाके, जिससे अचानक उस पर फोर्स लगा और वो डिफ्लेक्ट हो गया। क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस से ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो उसने चारों तरफ देख लिया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने ध्यान दिया उन वायर्स पे। उसने जो अपना वायर सर्किट में रखा था, उसको स्विच ऑफ किया। जैसे ही वो स्विच ऑफ करता, वो क्या नोट करता है कि जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ था नॉर्थ से, वो खिसक गया था, वापस नॉर्थ की तरफ आ गया। और जैसे उसने वापस ऑन किया, वापस डिफ्लेक्शन आया, वापस ऑफ किया, वापस वो नॉर्मल हो गया। इस तरह से उसको ये कंक्लूजन हुआ कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक करंट जो इस वायर में फ्लो होती है, वो इस मैग्नेटिक नीडल को इफेक्ट कर रही है। यानी वहाँ से ये रिलेशन बनना शुरू हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक इलेक्ट्रिक करंट का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रो का किससे रिलेशन है, मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशन है, एक मैग्नेट के साथ रिलेशन है। वहाँ से ही एक नई ब्रांच स्टार्ट होगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये रिलेशन सबसे पहले किसने देखा था, ओरेस्टेड ने देखा था। और सिंपल इसका ले लीजिए, जो दे रखा था उसने, क्या रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। जैसे मान लीजिए उसने अपने लैब में इस तरह से बैटरी लगा रखी थी, और इस बैटरी को एक वायर से इस तरह से कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, और ये नीडल रखी हुई थी उस वायर के बिलो। ठीक है, ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, साउथ पोल मान लीजिए। अभी ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ में अलाइन कर रखा है। अब अगर आपको इसको आपने नॉर्थ मान लिया है, ये साउथ है, तो अब आपको पता है ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। अब जैसे क्या करता है, यहाँ पे की है जो फिलहाल ऑफ है, जैसे ही ओरेस्टेड ने इसको ऑन किया तो एक करंट फ्लो हुई। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है। वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, वो क्या देखता है कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन इस तरफ प्रोड्यूस हुआ। यानी ये नीडल जो पहले ऐसे रखी हुई थी, ये नीडल जो पहले ऐसे रखी हुई थी, वो डिफ्लेक्ट होके अब कुछ ऐसे आ गई, वो डिफ्लेक्ट होके इस तरफ से आ गई। अब इसका नॉर्थ ये रहा,
साउथ, ये रहा, यानी टूवर्ड्स किधर वेस्ट, किधर हुई, टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। और अगर उसने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, मान लीजिए बैटरी चेंज कर दी और करंट इसने पहले वाले के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो की, यानी अब करंट मान लो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ईस्ट की तरफ हुआ। वो नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई किधर, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एक रूल है स्नो रूल, उसकी हेल्प से हम ये डिफ्लेक्शन को रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे कि जब आप किसी वायर में जिसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, उस वायर में साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो करोगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा किधर, वेस्ट की तरफ, किस तरफ, वेस्ट की तरफ। तो ये 3 वर्ड्स के लेके अपन ने ये बनाया है स्नो, ठीक है, SNOW। ओवर का मतलब वायर के ऊपर, ओवर यहाँ पे आ जाएगा वायर के ऊपर, ठीक है, तो SNOW इस तरह से, यानी साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कराओ, सिंपल समझ लो, और वेस्ट का डिफ्लेक्शन आया तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ, और डायरेक्शन जैसे मैं रिवर्स कर दूंगा तो इसका ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाएगा, यानी ईस्ट की तरफ हो जाएगा। ये याद रख लोगे तो नीचे वाला अपना आप याद हो जाएगा। तो अब ओरेस्टेड ने तो हमें ये क्लियर कर दिया कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट, दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि किसी भी दूसरे मैग्नेट को इन्फ्लुएंस करना है, किसी दूसरे मैग्नेट पे इफेक्ट दिखाना है तो हमें दूसरा मैग्नेट चाहिए। अब यहाँ एक वायर है, वो अगर इस पर इफेक्ट डाल रहा है, इसका मतलब इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो भी कब बनता है, जब इस वायर में करंट फ्लो होती है। तो ओरेस्टेड ने ये बता दी। अब उसी टाइम, ये 1820 के आसपास की बात है, उसी ईयर 2 साइंटिस्ट और आए, एक तो बायो, एक सावर्ट, ठीक है, उनका फुल नेम तो मुझे ध्यान में नहीं है, एक बायो और एक सावर्ट, ये 2 साइंटिस्ट आए और उन्होंने फिर उस एक्सपेरिमेंट को और आगे ले गए, और अब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है ये हमें क्लियर था, लेकिन वो कितना बन रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसको बताने के लिए सबसे पहले आपके 2 साइंटिस्ट बायो सावर्ट आए थे, और उनके नाम से ही ये लॉ रखा गया, दैट इज बायो सावर्ट लॉ, जो कि आपने थंबनेल में देख के आए हो, बायो सावर्ट लॉ। अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सॉरी इंट्रोडक्शन था केवल। तो अब बायो सावर्ट लॉ की बात करें तो उन्होंने क्या किया, एक करंट एलिमेंट, अब नई चीज़ आ रही है, करंट एलिमेंट क्या होता है। तो देखो उन्होंने क्या, जैसे मान लो सपोज ये कोई वायर है, ये कोई वायर जा रहा है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ आप L कंसिडर कर लीजिए, टोटल लेंथ इसकी मान लो L कंसिडर कर लीजिए। अब जब ये करंट फ्लो हो रही है तो इस टोटल लेंथ L से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल मान लो कितना बनने वाला है, B बनने वाला है, यानी टोटल लेंथ L से टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, B। अगर मैं इस लेंथ का स्मॉल पोर्शन ले लेता हूँ, स्मॉल पोर्शन मतलब DL, तो उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्मॉल, उसका नाम क्या बन जाएगा, DB। तो हम यही करने वाले हैं। उन्होंने ये किया था, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट जिसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ये स्मॉल एलिमेंट है जिसका नाम क्या हो गया, DL। क्या नाम हो गया इसका, DL। अब याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में हमने एरिया वेक्टर एक टर्म यूज़ की थी। एरिया को हम जनरली क्या मान रहे थे, स्केलर क्वांटिटी, अगर आप जाओगे 11th क्लास की फिजिक्स में। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात आई तो हमें एरिया को एक वेक्टर मानना पड़ा, और उसका नाम दिया एरिया वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या थी, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर थी, ठीक है। अब यहाँ भी क्या है, जनरली हम लेंथ को क्या मानते हैं, लेंथ को हम स्केलर मानते हैं, लेकिन यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट पड़ी और हमने इसको अब क्या मान लिया, एक वेक्टर मान लिया है, ठीक है, वेक्टर मान लिया। इसका मतलब ये जो DL है उसका नाम हो गया वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको अब हम वेक्टर के साथ, और इसका नाम क्या दिया मैंने, करंट एलिमेंट नाम दिया। क्या नाम दिया इसको, करंट एलिमेंट। अब किसी चीज़ को अगर आप वेक्टर मान लेते हैं, इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन है, तो उसके पास डायरेक्शन कौन सी होगी, तो उसमें हमने क्या डिसाइड किया कि उस एलिमेंट में से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ही उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। अपने वाले केस में करंट की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इस DL की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, यानी I की डायरेक्शन ही क्या है, इस एलिमेंट की डायरेक्शन है।
आगे समझ में इतना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले इस डीएल से मान लो एक पॉइंट पी है, कि हमारा इस लॉ में क्या है, मैग्नीट्यूड निकाला हमने, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है। तो इस पूरे वायर से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनना है वो बताना है। तो अब ये डीएल एलिमेंट से पहले हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा, डीबी आएगा, और उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल डीएल का एल बन जाएगा, तो सारे डीबी मिलके बी बना देंगे। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ से इसकी देखो ये एक्सिस मैंने ले ली, इस डीएल की एक्सिस, ये डीएल की मैंने एक्सिस ले ली। तो इस डीएल से वो पॉइंट आर पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने शो कर दी, यानी आर डिस्टेंस पे वो पी पॉइंट है, और ये आर इसका पोजीशन वेक्टर है जो इस डीएल के रेस्पेक्ट में, इस डीएल के एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट को दिखा रहा है। तो यहाँ देखो आप एक एंगल ही बनेगा, क्योंकि देखो ये डीएल जो है आपका, इस डीएल के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा है थीटा। तो ये थीटा एंगल के साथ डीएल और आर, ये थीटा एंगल के साथ में ये पॉइंट पी रखा हुआ है, जहाँ पे हमें इस डीएल से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि देखो ये लो है, क्या नाम इसका, बायो सावर्ट लो। क्या नाम इसका, बायो सावर्ट लो। ये जो लो है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, बहुत सारे लॉ अपन ने पहले पढ़े। सारे लॉज किस पे आते हैं, यानी उन लॉज का जो फॉर्मूला बन के आता है लास्ट, वो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट करके बार बार फिर जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आता है। तो अब हम यही बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनने वाला है, वो मैग्नेटिक फील्ड डीबी किसके प्रोपोर्शनल है, पहली बात तो है आई के प्रोपोर्शनल है। अगर इस वायर में मैं करंट फ्लो करूँ ही नहीं तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। करंट हल्की सी बढ़ाई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट और बढ़ाई तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा। ऐसे करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। इन शॉर्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। दूसरी चीज यहाँ देखिए, डीबी प्रोपोर्शनल टू एल, डीएल यहाँ से साफ दिख रहा है। अभी आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो स्मॉल पोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। थोड़ा और बड़ा एलिमेंट लोगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ देखोगे, क्योंकि आप अगर लेंथ बढ़ाते जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, डीएल से एल पहुँच जाओगे। और मैग्नेटिक फील्ड डीबी वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बी क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, और डीबी क्या है, उस केवल स्मॉल एलिमेंट का है। तो डीबी बढ़ाएगी, बी बढ़ाए, बी बढ़ाए। बी किससे बना है, बहुत सारे डीबी से बना है। और डीबी कहाँ से लिया अपन ने, एक करंट एलिमेंट डीएल से लिया। तो अगर जितनी ज़्यादा लेंथ आप लोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनता जाएगा, काउंट होता जाएगा। तीसरा, जैसे आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, जैसे आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, अब वैसे ही हमने यहाँ क्या पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ लिया। क्या पढ़ा है अपन ने, बायो सावर्ट लॉ में। अब यहाँ भी क्या है, जैसे वो सब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते थे, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को दूर ले जाता हूँ तो इस आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इस आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी इस वायर से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हम इस पॉइंट पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आ रही है, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा आया कैसे, देखो एंगल है यहाँ पे, पर आपने साइन थीटा ही क्यों सिलेक्ट किया है, कोस थीटा टेन थीटा क्यों सिलेक्ट नहीं किया है। तो देखो इसका आंसर मैं दूंगा जब मैं पूरा फॉर्मूला बना लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा मुझे साइन थीटा यहाँ पे क्यों मिला। ठीक है, आइए यहाँ पे अब इन सबको मिक्सअप कर दीजिए, देखता हूँ वहाँ स्क्रीन पर जगह क्या। चलिए मिक्सअप करते हैं। तो इनको सबको मैंने एक साथ लिख दिया, आई आ गया ऊपर, देखो आई ऊपर, डीएल ऊपर, साइन थीटा ऊपर, ये तीनों आ गए। और डिवाइड में कौन बच गया, 1/r²। देखता हूँ स्क्रीन पे आ रहा है क्लियर ये, ठीक है, ये आ गया आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब आपको पता है जब भी किसी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करना होता है तो हमें क्या लाना होता है, हमें एक कांस्टेंट लेके आना है। अब यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट क्या आ रहा है, μ0/4π, μ0/4π आई dl साइन थीटा अपॉन r²। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। देखिए अभी भी और भी इसमें गड़बड़ है थोड़ा सा, तो पहले और पढ़ते हैं। देखो पहले तो ये μ0/4π जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ यूनिट क्या होगी, अभी हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका μ0 पूछूं मैं आपको, तो μ0 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 10⁻⁷
7 यूनिट क्या है अभी अपन निकाल लेंगे। आगे क्लियर हो गया? ठीक है, ये म्यू नॉट है क्या एक्चुअल में? म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक ई नोट आया था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड केस में, उसका नाम क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब क्या ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये होती क्या है, इसके बारे में अपन जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए ये म्यू नोट जो आ गया, आगे यहाँ तक समझ में। अब कुछ यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि अपने पास जगह बन जाए। चलिए अब देखो इसकी वैल्यू अपन ये निकाली, यूनिट निकाल सकते हैं अपन इस वाले फॉर्मूले से। आ जाइए, देखो इस वाले फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट निकालते हैं। आप जो म्यू नॉट है अपॉन 4 पाई, दिख गया आपको? थोड़ा इधर कर लेता हूँ, बोर्ड पे दिख जाए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये दिख गया। इसको एक तरफ को बाकी उधर भेज दो, यानी डी बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, डी बी है ही आपका आर स्क्वायर, ये आ गया नीचे, आई आ गया, ये डी एल आ गया, एंगल छोड़ दीजिए। ठीक है, तो डी बी आर स्क्वायर आई डी एल आ गया। अब यहाँ पे डी बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर, वो मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन करंट एम्पियर, लेंथ मीटर, डी एल एक लेंथ है, एम से एम कैंसिल, तो ये टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अगर इसको आपने 4 पाई इधर भेज दिया तो 4 पाई को यूनिट नहीं होती है, दोबारा से आपका रेडियन होती है वैसे, लेकिन यहाँ अपन इसमें यूज़ नहीं करते। तो ये टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स दोनों की यही यूनिट बनने वाली है। ये आपका परमिएबिलिटी का तो काम हो गया यहाँ पे। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपको मैंने रखा था। एक क्वेश्चन रखा था कि साइन थीटा क्यों आया, तो उसका आंसर हम देंगे। थोड़ा सा तो इरेज कर ले। अब देखो साइन थीटा कैसे आया, तो उसको लिए थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे, 11th क्लास में आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था कि अगर आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आउटपुट में आपको एक वेक्टर ही मिले, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें आउटपुट में एक वेक्टर ही मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपका याद हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। इसमें साइन थीटा आ रहा ना। अब यहाँ आ जाइए, देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस कीजिए। इस वाले फॉर्मूले में देखो सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। आउटपुट में एक वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है? आउटपुट में एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है और सारा कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 वेक्टर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके कारण एक वेक्टर हमें मिल रहा है। तो देखो अगर आप ध्यान दोगे तो आई तो आपको क्या है? वेक्टर नहीं है, स्केलर इलेक्ट्रिक करंट। डीएल पे ध्यान दो आप, डीएल को हमने आज ही वेक्टर अनाउंस किया था, डिसाइड किया था कि हम उसको वेक्टर लेंगे जिसका नाम था करंट एलिमेंट, तो डीएल हमें मिल गया। लेकिन साइन थीटा वेक्टर नहीं है, नीचे आ जाइए 2 पाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले में तो केवल एक डीएल ही है। लेकिन हम नीचे देख रहे हैं कि आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर तो है, लेकिन साथ में क्या है? वो पोजीशन वेक्टर नाम दिया उसको। क्या नाम दिया है? पोजीशन वेक्टर। यानी एक तो ये रहा वेक्टर, एक ये रहा वेक्टर, 2 चीज दिख रही, एक तो ये रहा वेक्टर, एक ये वेक्टर रहा। लेकिन ऊपर तो केवल एक ही वेक्टर है, दूसरा नहीं है। तो दूसरा कहाँ से लेके आए? क्या करो, नीचे और ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा वेक्टर भी आ जाएगा। तो देखो इसी वाले फॉर्मूले को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। आर से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा डिवाइड बाई नीचे इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आर यहाँ गया, ये आर स्क्वायर क्या बन गया? क्यूब बन गया। अब देखो यहाँ पे आपको 2 वेक्टर दिख रहे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आउटपुट में एक वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा आता है। साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। फॉर्मूला कंप्लीट। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, एग्जाम में आया सीबीएसई में 2-3 बार आ चुका है, स्टेट बायो-सावर्ट लॉ and express this law in vector form।
ऐसा आया हुआ है। dB आ गया, म्यू नॉट आ गया, अपॉन 4 पाई आ गया, I आ गया। अब ये dl है, उसको मैं लिख दिया dl क्रॉस r लिख दिया। इसका क्या हो गया, साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा को a क्रॉस b लिख दिया, वैसे dl r साइन थीटा को dl क्रॉस r लिख दिया, डिवाइड बाई r क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपका ये वेक्टर फॉर्म आ गई है, किसकी, बायो सावर्ट लॉ की। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है, ये आपका फॉर्मूला गया। अब देखो वहां याद कीजिए, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। डायरेक्शन देखो क्या होती है, जिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ भी देखिए जिन दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे उनके परपेंडिकुलर, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन आती है। देखिए कैसे है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था आपने, याद करो, ये मेरे ख्याल में सब बच्चों को याद है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते थे। अगर आपको नोट्स में लिखे 11th क्लास के, आपने लिखा होगा, क्या लिखा था, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, यानी दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट आया यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यूनिट ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू 1 ही आएगा। पर डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन के, ये जो के है वो दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है, तब क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, तो ये आपको बताया था, जे क्रॉस के इनके लिए क्या था, आई के, क्योंकि जे ये रहा, के ये रहा, और आई क्या है, उन दोनों के ही परपेंडिकुलर। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपको जो वेक्टर मिलता है रिजल्टेंट में, जैसे dl को मल्टीप्लाई किया r से, रिजल्टेंट मिला db, तो ये db एक वेक्टर तो है, तो वेक्टर होने से इसके पास डायरेक्शन भी है। इसकी डायरेक्शन डिसाइड कैसे होती है कि जो दो वेक्टर आपने मल्टीप्लाई किए हैं उन दोनों के ही 90 डिग्री परपेंडिकुलर नॉर्मल उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ ये एन कैप आ रहा है, एन कैप क्या है, नॉर्मल 90 डिग्री परपेंडिकुलर। आगे समझ में, तो ये dB का फॉर्मूला अपने पास ला रहा है। यानी अगर आप यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे तो आप डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रू रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो आप ये करना है, जो ये थंब है आपका थंब, वो करंट की डायरेक्शन में लेना है, ले लिया, और ये आपके जो पाम है वो पाम खोल देनी है ऐसे, ये पाम ऐसे खोल देनी है, वो पाम किसके अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले डीएल आ रहा है तो पहले डीएल फिर आर, डीएल आर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी इस प्लेन जो ये पाम है उसका जो प्लेन है ये क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इसको ऐसे कर दो आप, तो ये आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड हो रही है, ये आपका करंट, ये आपका पाम और इसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्या शो करता है, उसकी डायरेक्शन शो करता है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड डीबी की, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। या सिंपल आप ले लो जो आपने स्टेट वायर के लिए पढ़ा है कि करंट ऐसे फ्लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, यानी इनसाइड द पेपर। और इनसाइड द पेपर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस यूज़ करते हैं। और ये सिंपल डॉट किसके लिए यूज़ करते हैं, आउटसाइड द पेपर। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स 10th लेवल के आ चुके हैं। इनसाइड द क्रॉस यूज़ करते हैं और आउटसाइड द बोर्ड। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट क्यूब पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डायरेक्शन कैसी होगी, तब उस केस में आपका क्या होगा, ये आर होगा। उस केस में देखो आपका आर कौन सा होगा, ये वाला आर होगा। तो इस केस में आपका थंब तो डायरेक्शन ऑफ करंट, और आर कैसा आपका, आर ये आ गया आर, ठीक है, ये थंब हो गया, ये आर हो गया, और इस पाम के आपका जो ये पाम है उसके 90 डिग्री नॉर्मल, ये आपको क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, या सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आउटसाइड द बोर्ड हो गया, जिसके लिए डॉट यूज़ करेंगे। इनसाइड द बोर्ड के लिए आप क्रॉस यूज़ करेंगे। ये बायो सावर्ट लॉ आपका कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन इस पर नीट आईआईटी में तो इतने क्वेश्चन नहीं आए हुए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी सीबीएसई में, जो एनसीईआरटी बुक में भी है, और साथ में ही 2019 के अंदर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे जाते हैं। उसमें आपको क्या दे रखा है, उसमें आपको क्या दे रखा है कि एक ओरिजिन पे
एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रही है और वो कहाँ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है डेल्टा एल, यानी उसका जो एलिमेंट है करंट एलिमेंट वो है डेल्टा एल, और डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है डेल्टा एक्स आई के। इसका मतलब डेल्टा एल कैसा रखा हुआ है, आई के मतलब एक्स एक्सिस का लो रखा हुआ है, कहाँ पे, ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस आ गया, ये आपका 0 हो गया। क्या क्या रखा है कि इसके अंदर जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, जो ये एलिमेंट है ना वो केवल 1 सेंटीमीटर विड्थ का है। दूसरा इसके अंदर करंट है वो 10 एम्पियर फ्लो हो रही है। ये कह रहा है आपसे कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है जो कि 0.5 मीटर पे, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट, ये 2019 का है CBSE, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है P 0.5 मीटर पे, उस पे आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। तो देखो आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r², ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। फटाफट सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, इजी है। μ0/4 पाई यानी 10⁻⁷ इंटू आई 10 dl यानी डेल्टा एक्स क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को कर दिया मैंने मीटर में चेंज तो वो बन गया 10⁻²। साइन थीटा, तो देखो ये आपका dl यानी डेल्टा एक्स, ये आपका पोजिशन वेक्टर r, ठीक है, कितना एंगल है 90, साइन 90 1 हो गया, ये हट गया, डिवाइड बाई r² बचता है। r कितना है यहाँ से 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर कर दो, ये 0.5 का स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर 100 आएगा, 100 मतलब 10⁻+2, 10⁻2 माइनस कैंसिल, ठीक है, और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो dB = देखो इसको आप सोल्व करोगे तो 4 × 10⁻8 टेस्ला, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक CBSE क्वेश्चन देख लिया है। अब इसमें क्या है कि आगे अगर अपन बात करें तो आगे इसमें कंपेयर कर लेते हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं बायो-सावर्ट लॉ, और एक लॉ हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो लॉ क्या था, कुलाम्स लॉ। उन दोनों के बीच का कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए पहले तो दोनों की सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। सिमिलरिटीज किस किस की सिमिलरिटीज, बायो-सावर्ट लॉ और कुलाम्स लॉ, इनकी दोनों की सिमिलरिटीज बात करते हैं। दोनों का फॉर्मूला याद होगा आपको। देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी तो ऐसा कुछ बनेगा। स्मॉल चार्ज अगर dq से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, d बनेगा और r³ आएगा। तो देखो दोनों के दोनों क्या है, सिमिलरिटी की बात करूँ तो दोनों ही क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों की दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों ही क्या है, लॉन्ग रेंज के फोर्स है। क्या है, लॉन्ग रेंज के फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज का है, वैसे ये दोनों भी लॉन्ग रेंज के फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही। तीसरी चीज, दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को नोट करते हैं। ये तीन बातें इनके बीच में सिमिलर मिलती है यानी कॉमन मिलती है। अब हर चीज़ में सिमिलर नहीं है, कुछ इनमें डिफरेंस भी है, वो ज़्यादा इनसे इंपॉर्टेंट है। अगर इनके डिफरेंसेस की बात करें कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, एक दूसरे से अलग कैसे हैं। पहली चीज़ तो देखो सोर्स की बात करूँ, ये बनते कैसे हैं। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो किससे बनता है, चार्ज से बनता है, पता आपको। और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो किससे बनता है, अभी आपने देखा आइडियल करंट एलिमेंट से। किससे बनता है, करंट एलिमेंट से। तो चार्ज क्या है आपका, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और आइडियल क्या है आपका, अभी आपने बताया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्केलर से बनता है, यानी उसका सोर्स है वो एक स्केलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आइडियल करंट एलिमेंट, जिसको हमने नाम दे रखा है। दो चीज़ तो ये, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा देखें,
इनका जो इफेक्ट है, यानी इनका जो डायरेक्शन, फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होती है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बताऊंगा कैसे अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं वो होता है परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे, तो देखो अभी आप देखो, अगर ये कोई चार्ज Q है और मुझे इसके r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से कैसे बनता है, आउटवर्ड्स बनता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन P पॉइंट पे ऐसी बनेगी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको बोल रहे हैं, उसके वेक्टर के अलोंग ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेगी। और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लो, अभी आपने DL लिया था, याद कीजिए करंट एलिमेंट आइडियल था, और उससे आपने r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया था, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने कहा था। आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इनसाइड द बोर्ड आया था, आया कि नहीं आया था। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इधर है इस प्लेन में, जबकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस प्लेन में। तो इसके ये वाली डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर मिलेगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, किसके, सोर्स के, ठीक है, पॉइंट के, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर मिलेगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग मिलेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दो पॉइंट्स और इनमें जो डिफरेंस हमें दिखाते हैं। ठीक है, और अगर इसमें कोई और सोर्स की बात करें तो एक तो एंगल वाला भी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी लिख लीजिए एंगल डिपेंडेंसी। अभी देखो इसमें डिपेंडेंसी, देखना स्पेलिंग, एंगल डिपेंडेंसी, साइन थीटा वाला जो डिपेंडेंसी आई थी वो मैग्नेटिक फील्ड में आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखना पड़ा, केवल कहाँ देखना पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इनमें एंगल डिपेंडेंसी केवल मैग्नेटिक फील्ड के केस में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एंगल का लेना देना नहीं है। तो ये 3 पॉइंट इनके सिमिलरिटीज हो गए और ये 3 पॉइंट इनके डिफरेंस हो गए। एक छोटा सा पॉइंट और है जो NCERT के अकॉर्डिंग है, हल्का सा, बस 5 मिनट 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट का और देख लीजिए, बस लास्ट है। देखिए अगर दोनों की परमिटिविटी को अपन मल्टीप्लाई करें, ये तो है परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, या इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनको मैंने 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 पाई से डिवाइड कर दिया। देखो पहले क्या था, E0 μ0 था, अभी भी E0 μ0 है, फिर मैंने 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से डिवाइड कर दिया। तो अब देखो इनकी वैल्यूज पता है आपको, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁷, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन था, अब ये केवल 4 पाई एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, इनवर्स में 1/9 × 10⁻9 मिलने वाली है। ठीक है, अब इसको आप μ0 तो इसको उधर भेज दीजिए, अब कैसे कर लीजिए इसको 10⁻⁷, तो ये देखो इसको आप इसको नीचे भेजोगे 16 बन जाएगा, तो ये 9 × 10⁻16 हो गया, और इधर मैंने इनको इधर भेज दिया। देखो क्या किया मैंने, इसको इधर भेज दिया, इन दोनों को मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अंडररूट कर दो, दोनों तरफ अंडररूट कर दो, इसका अंडररूट तो 1 ही होता है, तो ये अंडररूट में रह गया। इसको देखो आप अंडररूट सॉल्व करोगे, 3 × 10⁻16 का बन जाएगा 8 = 1/μ0 E0 बनेगा। ये आपकी वैल्यू देखिए इसी लग रही होगी, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट c, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट c, इसका सिंबल यूज करते हैं अपन c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कीजिए 10th क्लास में आपने पढ़ा था, उसमें आया था c/v। ठीक है, तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये रिलेशन इनका आपस में बन जाता है, किसका, परमिएबिलिटी का, परमिटिविटी का और स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने बायो-सावर्ट लॉ से रिलेटेड हमने देख लिया। अब अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन उस एप्लीकेशन पे ही तीनों तरह एग्जाम्स की बात करूँ, CBSE, नीट, जी, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस भी कीजिए। कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं वो अपन यहाँ भी डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।